जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा है, वह तो आराम कर रहा है, फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है। सकारात्मक सोच का महत्व खाली बैठने में अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी है मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 12-13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नज़र उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है, हे बुद्ध, मैं 2 दिन से यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, या हमेशा थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है, और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित हूँ।
जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने को कहो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चलता कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद उसकी आँखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज़ भी देखते हैं। यह सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दिमाग की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि यह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें समझना यह होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हमें उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद फुर्ती महसूस क्यों करता है? हालांकि उसने अपने शरीर को थकाया है, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और इसलिए कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम कोई बेमन का काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगा पाते, कि हमारा मन नहीं लगता, हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर काल्पनिक में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करने चाहिए और इस पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कभी कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इस तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज़्यादा महत्वाकांक्षा होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाते। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से
उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हम लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं, समस्या पैदा नहीं होती तब जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया, वो है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर ही जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। तनाव का तीसरा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूँ उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं न कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि मन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि ना हो, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद गौतम ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों की अंगार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आ जाती है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी को वह समय से पहले आती है तो किसी को बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त न देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा, और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वह होता है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र इतना ही बड़ा है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बता दीजिए, कोई आसान बात बता दीजिए जिससे मेरा बेटा उसको नियम के अनुसार कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन पूर्ण नहीं कर सकते, तुम एक बार में एक काम करने पर ही मन लगाओ। जो भी काम तुम कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तो तुम्हारा मन और तुम्हारे शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में दो दो तीन तीन काम एक साथ करती है। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविज़न भी देखता रहता है, फ़ोन पर बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ। जब तीन तीन काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूरे तरीके से ध्यान दो, चीज़ पर कभी नहीं लगाओ। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे पता है कि जब भी हम चुप होते हैं तब भी हमें मन खराब लगता है, जो हमें हमेशा परेशान करता है और हमारा विचार सदैव अतीत और भविष्य की कल्पनाओं की ओर जाता है। जो कोई भी अपराधी नहीं होगा, मैं इससे पहले कैसे पाऊँ। इस प्रकार की क्षमता वाला मस्तिष्क प्राप्त करने में लाखों वर्षों का विकास हुआ। हम यही ना लाखों प्रकृति के ताकतवर काम की आज आपके पास इस तरह के भावनाओं का दिमाग है और अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार आपके लिए परम सुखदाता उत्पन्न हो रही थी। क्या आप सोचेंगे कि इस मन को कैसे रोका जाए? नहीं, ये बहुत ही शानदार बात है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि मन को कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए। यदि आप कहते हैं आप ध्यान करें, तो वे कहते हैं लेकिन मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा यह तब होगा जब आप अपने मन को, हृदय को एक जगह स्थिर करेंगे। हृदय काम करना बंद कर देगा। आप ये सभी चीज़ें मत सोचें। मन भी बंद हो जाएगा जब हृदय बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इसे नोटिस करें। फिर आप मन को
नहीं भटका पाएंगे। आपके मन के प्रति इतना भयानक पूर्वाग्रह क्यों है? अगर आपका दिल धड़क रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं, आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका प्रोटोटाइप काम कर रहा है तो आपको कोई शौक नहीं है, आप ध्यान दे सकते हैं। आपकी किडनी काम कर रही है, आपका मस्तिष्क काम कर रहता है तो आप ध्यान नहीं दे सकते। समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि आपके मन में बुद्धि के विरुद्ध कुछ है ही नहीं। ये मानव बुद्धि बनाम मूर्खों की साजिश है। ध्यान करने का मतलब है कि आपका मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए, नहीं, आपको अपना दिमाग स्थिर करने की चाहिए। हम कल ही इस पर गौर कर रहे थे। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसे करने के कई तरीके हैं। यह एक सरल तरीका है, लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। यहाँ तुम बैठोगे तो देखोगे कि किसी का शरीर कैसा है, किसी का मन कैसा है। एक बार आपके और मन के बीच जगह हो जाए तो मन क्या नहीं कर सकता। मन क्या कर रहा है, यह कोई वस्तु ही नहीं है, यह कोई बात ही नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे आप सीमेंट जम में फंस गए हैं, जिसे आप जानते हैं। आप चॉकलेट खा रहे हैं, यह एक अनुभव है। मन आपके साथ है, या तो चामुंडी पहाड़ पर है या गर्म हवा के किनारों में तैर रहा है। नीचे सारी दुनिया कुछ और ही कर रही है। इन सभी दूरी के कारण न जब आप इसमें होते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। गर्म हवा के झोंके में बहुत ऊपर से आप नीचे दिखते हैं। आप आवाज़ भी नहीं सुन सकते। अद्भुत लग रही है ना? हाँ या नहीं? क्योंकि वहाँ से एक दूरी है। तो एक बार जब आपके और आपके दिमाग की बातचीत के बीच की दूरी आ जाती है, मन में कोई समस्या नहीं, मन एक चमत्कार है, यह कोई समस्या नहीं है। और इसी तरह अगर विचार लगातार चल रहे हैं, यदि मानसिक दस्त हो रहा है, जाहिर तौर पर आपने कुछ बुरा खाना खाया है ना? हाँ, अगर आपको मानसिक दस्त हो रहे हैं तो आपने कुछ गलत ही खाया है। लेकिन अगर आपको मानसिक दस्त नहीं हो रहा है तो जाहिर तौर पर आपने कुछ अच्छा ही खाया है, अच्छा ही सोचा है। जिस क्षण आप स्वयं को किसी ऐसी चीज़ से पहचानते हैं जो आप नहीं हैं, तब आप समाप्त कर चुके हैं। आपका दिमाग स्थायी रहता है और कोई रास्ता नहीं। जो करना है करो, इतनी सी कोशिश करना है कर लो। ये इफेक्ट वाला नहीं है। अगर आप अपनी पहचान में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आप नहीं हैं, आप जानते हैं कि हर चीज़ का उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन आपके पास उसके साथ तादात्म्य नहीं है, फिर आपने देखा अगर आप यहाँ बैठेंगे तो बस मन ऐसा होगा। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा ही होगा। लेकिन लोग इसे देख सकते हैं। यदि आप पर्याप्त ध्यान से देख रहे हैं तो वह इसे देख सकते हैं, है ना? और वे इसे देख सकते हैं या नहीं, यह बात नहीं है। बात यह है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे वे देख सकते हैं या नहीं। यह संतृप्ति नहीं है। समस्या यह है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण क्षमता हर समय अपनी ही आलोचना करना, यह नहीं करना, वह नहीं करना जो आप चाहते हैं। इसलिए अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको खाना बंद करना पड़ेगा। गलत भोजन या खराब भोजन का
इस्तेमाल करना बंद करना होगा। आप खुद को उन स्वादों से पहचान रहे हैं जो आप नहीं हैं। यदि आप यहाँ पर हैं, यदि आप इसके साथ हैं या इसके साथ तादात्म्य नहीं रखते, तब तुम देखोगे सब कुछ ठीक है। तब आपका मन वही चाहता है जो आप करना चाहते हैं, अन्यथा यह जहाँ तहाँ लटके रहेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। मन को हर समय अपनी ही कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, इसे वही कहानियाँ सुनानी चाहिए जो आप इसे सुनाना चाहते हैं, है ना। अन्यथा यह काफ़ी अपमानजनक होगा और कष्टदायी होगा और तनावपूर्ण होगा। इससे बच कर रहिए। अपने आप को एकाग्र करिए, अपने मन को, शरीर को एक जगह स्थिर करिए। जो भी काम करिए, चाहे एक ही काम करिए एक समय में, लेकिन उसमें अपने शरीर को और मन को पूरी तरह संलग्न करके रहिए। तो देखिएगा आपको कैसे तनाव से झट से मुक्ति मिल सकती है और आप तनाव से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आपका शरीर और आपका मन, आपका दिमाग एक ही जगह स्थिर हो जाए। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आप देखेंगे आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वह आप बहुत ही एकाग्रचित होकर कर सकेंगे और जो भी पाना चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।